हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सब अच्छे होंगे। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर दी है और अब उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। अगर किसी ने यूनिट 1 नहीं देखी है तो वो पीछे जाके देख सकता है। हमने यूनिट 1 के 4 पार्ट किए थे। अब उसके ही बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और फिर आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आंसर आएंगे पेपर में आपके लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण में परिभाषित कीजिए और उसके सूक्ष्म और विविध रूप क्या है। तो आंसर है, व्यापार को उद्योग के से संबंधित गतिविधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब ये गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बुनियादी कार्य, प्रक्रियाएं और तकनीकें मूलतः घरेलू व्यापार के समान ही होती है। अंतर केवल उस वातावरण में होता है जिसमें ये कार्य और प्रक्रियाएं की जाती है। अपने देश में व्यापार करते समय व्यक्ति अधिकांश पर्यावरण कारकों से परिचित होता है और उनमें आसानी से ढल जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन इतना आसान नहीं है। घरेलू वातावरण से अपरिचित और विभिन्न वातावरण में काम करने के कारण व्यक्ति को इन पर्यावरण विभिन्नताओं के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें 2 तरीके के वातावरण आते हैं, सूक्ष्म वातावरण और वृहद वातावरण, जिसे इंग्लिश में माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो देखते हैं सूक्ष्म वातावरण क्या होता है। सूक्ष्म वातावरण को फर्म के तत्कालीन परिवेश में मौजूद उन कारकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो फर्म के निर्णयों और संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल है विभिन्न बाजार मध्यस्थ और सेवा संगठन जैसे परिवहनकर्ता, गोदाम, विज्ञापन और विपणन अनुसंधान एजेंसियां, व्यावसायिक परामर्श फर्म और वित्तीय संसाधन, प्रतियोगी ग्राहक और आम जनता। ये कह रहे हैं कि आपके जो सूक्ष्म वातावरण है उसमें कौन कौन शामिल है आपका, जिसमें कि गोदाम आता है, विज्ञापन आता है और विपणन अनुसंधान आता है, ग्राहक आते हैं, आम जनता आती है, वित्तीय संसाधन फाइनेंस आता है। आपकी जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी सूक्ष्म वातावरण में आती है। वृहद वातावरण मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें आपका सारा सब आता है, जिसमें तो चलो अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है, चलो फिर तो दूसरा प्रश्न है, किसी फर्म के विदेशी व्यापार संचालन पर घरेलू देश का वातावरण किस प्रकार प्रभाव डालता है। चलो इसकी व्याख्या कीजिए। व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पर्यावरण का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी दो देशों के पर्यावरण एक जैसा नहीं होता और विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अलग अलग व्यावसायिक रणनीतियों की आवश्यकता होती है। पर्यावरण कंपनियों के रणनीति और निर्णयों को प्रभावित करता है, इसलिए कंपनी के लिए घरेलू, विदेशी और वैश्विक पर्यावरण का ज्ञान होना अनिवार्य हो जाता है। जब कोई फर्म अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने का निर्णय लेती है तो उसे 2 प्रमुख निर्णय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, किन बाजार का चयन किया जाए और दूसरा, उन बाजारों में प्रवेश कैसे किया जाए। ये दोनों निर्णय रणनीतिक प्रकृति के होते हैं और पर्यावरण कारकों के अंदर आते हैं। एक बार जब कोई फर्म संभावित बाजार वाले देश की पहचान कर लेती है तो उसे यह तय करना होता है कि उन बाजारों में प्रवेश करने के लिए उसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। फर्मों के पास नियर लाइसेंस, संयुक्त उद्यम या विदेशी में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने जैसी कोई विकल्प उपलब्ध है। फर्म द्वारा बाजार में प्रवेश करने के तरीके का वास्तविक चुनाव कई पर्यावरण कारकों से प्रभावित होता है। निर्यात तब वांछनीय होता है जब घरेलू देश में उत्पादन करना चाहते हैं।
उदाहरण के लिए पंखों की मांग उन देशों में अधिक होगी जो भौगोलिक रूप से गर्म क्षेत्र में स्थित होंगे और जहां की वैश्विक आय इतनी अधिक होगी कि लोग पंखा खरीद सकें। जलवायु और पर्याप्त आय के अलावा पंखों को चलाने के लिए बिजली की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यह तभी संभव है जब विदेशी सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति न हो। यह और आवश्यक कच्चा माल और श्रम विदेशी देशों से कीमतों पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो। जिन देशों में पहली शर्त पूरी नहीं होती वहाँ फर्म लाइसेंस या संयुक्त उद्यम का विकल्प चुनती है, क्योंकि ये परिवेश के तरीके राजनीतिक रूप से कम आपत्तिजनक होते हैं। किसी फर्म के कार्यात्मक और रणनीतिक निर्णयों के आकार में देने के पर्यावरण कारक समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्पादन का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या फर्म को श्रम प्रदान की पूंजी प्रदान तकनीकों का उपयोग करना चाहिए? फर्म के विदेशी परिचालनों के वित्त पोषण कैसे किया जाए? ये सारी चीज़ों ध्यान देनी पड़ती है। पर्यावरण पहले यहाँ पे पर्यावरण का अध्ययन नहीं किया जाता था, अब लेकिन पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर देश की अपनी अलग अलग पर्यावरण समिति है वहाँ पे, जहाँ हर दूसरे देश में अपना अपना अलग पर्यावरण है, जिससे कि उसका अध्ययन करना जरूरी है। व्यापारी को यह देखना पड़ता है कि वहाँ जहाँ पे वो व्यवसाय करना चाह रहा है वहाँ का पर्यावरण कैसा है, या जहाँ से वो गुड एंड सर्विसेज कच्चा माल खरीद रहा है वो वहाँ कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है और उन्हीं चीज़ का उत्पादन करना चाहिए जो जहाँ पे ज़रूरी है। चलो अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? आर्थिक वातावरण किस व्यावसायिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है? आर्थिक वातावरण वैश्विक बाजार विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण सूचक। आंसर देखते हैं, उत्तर क्या है? आर्थिक वातावरण वैश्विक बाजार विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। आइए विदेशी बाजार निर्णयों को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक सूचकों पर चर्चा करें। सबसे पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किसी देश के विपणन के विकास से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। उच्च आर्थिक विकास वाले देशों में केवल विभिन्न उत्पादों की उच्च मांग होती है, बल्कि बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक विकसित विपणन प्रणाली भी होती है। इन देशों में प्रतिस्पर्धा भी अधिक होती है। दूसरी ओर कम विकसित देशों में न केवल मांग कम होती है, बल्कि बुनियादी ढांचा भी कमजोर होता है। इसलिए ऐसे देशों में व्यापार करना काफ़ी मुश्किल और महंगा हो जाता है। आय, इनकम क्या होती है? आय किसी देश के विकास स्तर और उसके बाजार के आकार का एक महत्वपूर्ण सूचक है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP और प्रति व्यक्ति आय के प्रमुख मापकों में से है, जबकि अधिकांश उद्योग वस्तुओं और पूंजीगत उपकरणों की बिक्री आमतौर पर GNP से संबंधित है। ये कह रहे हैं कि आर्थिक विकास किसी भी ये जो आर्थिक वातावरण किस प्रकार इनके निर्णयों को व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करता है वो बताया गया है। तो सबसे पहला आता है आपका आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक क्या होता है? किसी भी देश में कितना पैसा है और आप जहाँ पे व्यवसाय कर रहे हो क्या आपको वहाँ पे फायदा होगा, तो वो है इसमें ये है कि जहाँ पे जिस चीज़ की मांग है उस चीज़ का व्यापार करना चाहिए, बल्कि किसी भी एक अच्छे विकसित देश में जहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी हो वहाँ पे आपको अपना व्यवसाय करना चाहिए। आगे है आय में, आगे क्या है? आय के अलावा सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के क्षेत्र वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। जहाँ पे व्यवसाय कर रहे हो वहाँ पे आपको उसके GNP का पता होना चाहिए कि वहाँ पे इनकम कैसी है, क्योंकि यह किसी विदेशी देश के मांग की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि किसी देश के GNP का अधिकांश हिस्सा कृषि से आता है तो इसका अर्थ है कि वह देश कृषि प्रधान है और वहाँ बीज, कीटनाशक और कृषि मशीनरी एवं औजार जैसे कृषि इनपुट की अच्छी मांग होती है। दूसरी ओर विनिर्माण अपेक्षाकृत अधिक निर्भर राष्ट्रों में कच्चे माल
मशीनरी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टिकाऊ और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अच्छा बाजार होगा। ठीक है, जहाँ पे जो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे कृषि ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे कृषि के से रिलेटेड हमें वहाँ बिजनेस करना चाहिए। जैसे जो खेत बोने में जो मशीन काम आती है, जो मजदूर लगते हैं, ऐसी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है व्यय और का स्वरूप। व्यय का स्वरूप से संबंधित है। आंकड़े यह समझाने में उपयोग होते हैं कि विभिन्न वस्तुओं पर पैसा कैसे खर्च किया जाए और किन किन उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाए। व्यय का मतलब है कि आपको कौन से आंकड़े संबंधित जानने चाहिए और विभिन्न वस्तुओं पे पैसा कैसे, जहाँ पर आप पैसा देखो, पैसा मेन बिजनेस का मेन मोटिव होता है, व्यवसाय का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। अगर जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो वहाँ कैसे खर्च किया जाए और किस उत्पाद को ज़्यादा महत्व दिया जाए जिससे आपको प्रॉफिट हो। अवसंरचना देश के आर्थिक परिवेश में काम आती है। ठीक है, अब चलो अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों के किसी फर्म के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन पर उनके प्रभाव पर चर्चा करें। किसी देश की संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं भाषा, सौंदर्य शास्त्र, शिक्षा, धर्म और अंधविश्वास, दृष्टिकोण और मूल्य, भौतिक संस्कृति, सामाजिक समूह और संगठन तथा व्यावसायिक रीति रिवाज और प्रथाएं। तो इसमें सबसे पहला है भाषा। किसी भी देश की भाषा को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दूसरे देश में आप जाके व्यवसाय कर रहे हो और आपको वहाँ की भाषा नहीं आती, आपको वहाँ का बोलना नहीं आता, तो आप वहाँ पे व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि ना आप उनकी बातें समझ पाओगे ना वो आपकी बातें समझ पाएंगे। सौंदर्य शास्त्र क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र किसी भी देश की सुंदरता को दर्शाता है और कला, नाटक, संगीत, लोक कथा, नृत्य आदि में व्याप्त होता है। सौंदर्य शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत के अधिकारियों के लिए विशेष रुचि का विषय है, क्योंकि यह समाज में सुंदरता मानदंडों पर निर्धारित करता है और किसी विशेष संस्कृति को कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न तर्कों, रंगों, आकृतियों, रूपों और प्रतीकों के अर्थों से ही व्याख्या करने में सहायक होते हैं। सौंदर्य किसी भी देश का सौंदर्य, उदाहरण के लिए रंगों का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है। हर रंग का अलग देश में अलग अर्थ है। जैसे कि यहाँ पे सफ़ेद, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सफ़ेद रंग किसी के मृत्यु के समय पहना जाता है, लेकिन अमेरिका या और देशों में सफ़ेद रंग उनकी शादी वगैरह किसी अच्छे फंक्शन में पहना जाता है। जैसे कि यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में काला रंग शोक का प्रतीक होता है, जबकि दूसरे सुंदर पर्व में यह सफ़ेद है। और अमेरिका के लिए यह हरा रंग बेचैनी का प्रतीक है, लेकिन मलेशिया के लिए वह नापसंद किया जाता है। तो इस प्रकार जो रंगों का महत्व हर देश में अपने हिसाब से अलग होता है। आगे आते हैं अपनी शिक्षा आमतौर पर औपचारिक स्कूली शिक्षा के रूप में समझा जाता है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि शिक्षा का सिर्फ ये अर्थ होता है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो ही शिक्षा होती है, लेकिन नहीं, शिक्षा हम व्यापार के दृष्टिकोण में अपनाना बेहतर होता है। शिक्षा का मतलब होता है किसी भी व्यापार करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी लेना। जो स्कूलों में भी शिक्षा क्यों पढ़ाई जाती है? अगर आपको कुछ काम करना है आगे जाके, उसी के सारा ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षा की जाती है। ठीक है, और शिक्षा को किसी भी प्रक्रिया में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से परिभाषित करना चाहिए, जिसके माध्यम से व्यक्ति कौशल, विचार और दृष्टिकोण सीखता है, जिससे आदमी को मेन अपने फोकस पता चलता है कि उसको क्या करना है, सही तरीके से सारी जानकारी मिलती है। शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल शिक्षा के स्तर को प्रभावित करती है बल्कि मानसिक क्षमताओं के विभिन्न कौशल के विकास को भी प्रभावित करती है। सामान्य रूप से अधिक तत्पर पाए गए हैं जो लोग शिक्षित होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, जिससे टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है और काम अच्छी तरीके से हो जाता है। धर्म और अंधविश्वास, हर देश का अपना अलग धर्म होता है, बल्कि हर देश में उपधर्म भी होते हैं। जैसे कि भारत में भारत की संस्कृति, भारत धर्म और हर राज्य के हिसाब से अपना अलग अलग धर्म होता है। धर्म नैतिक मूल्यों का एक प्रमुख निर्धारक है और लोगों के दृष्टिकोण, आदतों और जीवन के प्रति नज़रिए को प्रभावित करता है और उनके कार्यशैली में उपयोग तरीकों को परिलक्षित करते हैं। शुद्धतावादी संस्कृति को स्वच्छता
ईश्वर के समान माना जाता है, लेकिन कैथोलिक और लैटिन अमेरिकी देशों में शरीर के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ करना, स्नान या सौंदर्य प्रसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना इसके विपरीत अर्थ रखता है। इस प्रकार के व्यवहार को अनैतिकता और अनुचित माना जाता है। अगला है अपना दृष्टिकोण और मूल्य। दृष्टिकोण और मूल्य क्या होते हैं? धर्म और अंधविश्वास के अलावा किसी समाज में प्रचलित दृष्टिकोण। कहते हैं कि दृष्टिकोण का मूल्य क्या होता है कि भाई सबकी अपनी अलग अलग दृष्टि से कोई काम सही होता है और कोई काम गलत। मान लो किसी ने कुछ व्यापार किया, पंखा बनाने का ही व्यापार मान लेते हैं, वो व्यापार किया और उस व्यापार में उसकी नज़र से वो बहुत अच्छा व्यापार है और अच्छा चल रहा है। दूसरे किसी व्यक्ति ने देखा और उसने सोचा कि इसने कैसा व्यापार किया, इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, इसका कोई लाभ ही नहीं होगा। तो ये सारी अपनी अपनी दृष्टि की बात होती है। जैसे कि इसमें बताया गया है, धर्मों और अंधविश्वासों के अलावा किसी समाज के प्रचलित दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं से अवगत होना आवश्यक है। ये दृष्टिकोण और मूल्य उपयोग सतर, भौतिक संपत्ति, जोखिम लेने और परिवर्तन से संबंधित हो सकते हैं। क्या महत्वपूर्ण है, यह हर समाज दर समाज भिन्न होता है और काफ़ी हद तक समाज में मौजूद दृष्टिकोणों और मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। आमतौर पर अमेरिकी लोग परिवर्तन और जोखिम लेने के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं, लेकिन कई समाज में लोग परिवर्तन और जोखिम लेने से कतराते हैं। दूसरा अपना आगे का है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति क्या होती है? भौतिक संस्कृति से तात्पर्य सभी मानव निर्मित वस्तुओं से है। जो वस्तु मानव ने बनाई है, मशीन वगैरह, और उसका अध्ययन इस बात से संबंधित है कि मनुष्य वस्तुओं का निर्माण कैसे करता है और कौन क्या कर बनाता है, क्या और क्यों बनाता है। जबकि कैसे प्रश्न प्रौद्योगिकी से संबंधित है, वही प्रौद्योगिकी मतलब प्रोडक्शन से संबंधित है, वही कौन क्या और क्यों जैसे अन्य प्रश्न अर्थशास्त्र से संबंधित है, मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन में भौतिक वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त विधियां और साधन शामिल हैं। यह किसी समाज के लोगों के पास मौजूद तकनीकी जानकारी है। जैसे कि प्रौद्योगिकी क्या होता है? प्रोडक्शन क्या क्या मतलब होता है? जैसे हमें कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाना है तो वो पहले ही सोचेंगे कि कपड़ा क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है। ये सारी चीज़ें जो है कौन और क्या प्रोडक्शन में आते हैं। अगले है अपना सामाजिक समूह और संगठन। सामाजिक समूह और संगठन का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि लोगों एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं और अपनी गतिविधियों को कैसे संगठित करते हैं। परिवार का आकार और एकजुटता, समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका और विभिन्न सामाजिक वर्गों के रिश्ते देश दर देश भिन्न होते हैं। सामाजिक समूह और संगठन किसी समाज के लोगों के जीवन शैली का पारंपरिक संबंध में स्वरूप को निर्धारित करता है। अगला है व्यापारिक रीति रिवाज और प्रथाएं। व्यापारिक गलतियां से बचने के लिए विभिन्न देशों में प्रचलित व्यापारिक रीति रिवाज और प्रथाओं से परिचित होना अनिवार्य है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधक को यह आवश्यक ज्ञान होना चाहिए कि व्यापार कैसे किया जाता है और विदेशी देशों के व्यवसायिक कार्य समय परिवर्तन और उपलब्धि को कितना महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्रबंधक स्वभाव से ही अत्यधिक कार्यशील होते हैं। वहाँ पे लोगों को कार्य करने के लिए बहुत ही प्रेरित किया जाता है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। अब अपना अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है? राजनीतिक जोखिम क्या है और राजनीतिक जोखिम के प्रमुख प्रकार क्या है, इस पर चर्चा करनी है। तो उत्तर है राजनीतिक जोखिम यह कहना बिल्कुल सही है कि एक विदेशी व्यापारिक फर्म केवल अतिथि के रूप में और मेजबान देश की सरकार की सुविधाएं ही काम करती है। सरकार के पास विदेशी फर्म देश के काम करने की अनुमति देने के, उसके व्यापार करने के तरीके पर निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। फिर क्या आता है? शासन प्रणाली और राजनीतिक दल प्रणाली। किसी विदेशी देश में सरकार संसदीय या निरंकुश हो सकती है। संसदीय सरकार समय पर चुने गए जन प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है, जबकि निरंकुश सरकार पूर्णतः राजतंत्र या तानाशाही का रूप ले लेती है। और केवल मैंने पिछले में भी आपको बताया था कि तानाशाही सरकार और क्या बोलते हैं,
संसदीय सरकार क्या होती है? संसदीय सरकार वो होती है जो लोगों जनता द्वारा चुनी जाती है, और तानाशाही सरकार वो होती है जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा और केवल कुछ चुनिंदा लोगों की ही नीतियाँ बनाते हैं। फिर आती है आपकी राजनीतिक विचारधारा और सरकार की भूमिका। राजनीतिक दल प्रणाली के अलावा विदेशी व्यापार और निवेश के प्रति सरकार की राजनीति कैसी है? फिर आते हैं आपके राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता क्या होती है? सरकार को और सरकारी नीतियों की स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि आजकल व्यावसायिक निर्णयों में भारी निवेश शामिल होता है और वे अपरिवर्तन होते हैं। इसलिए विदेशी कंपनियां राजनीतिक रूप से स्थिर देशों की तलाश करती है। राजनीतिक अस्थिरता सरकार के प्रकार में परिवर्तन। सरकार बनाने वाली राजनीतिक पार्टियों बदलाव या सरकार के बदलाव या राजनीतिक पार्टियों के बदलाव में बिना सरकारी नीतियों के परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। जैसे कि भारत में 5 साल के लिए राज्य किया जाता है। जैसे कि जो प्रधानमंत्री वो 5 साल के लिए होगा, फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे, उसके बाद वो दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे ही यहाँ के गाँव के सरपंच और MLA वगैरह के साथ होता है। ऐसे यहाँ की भारतीय जो राजनीति है वो इस तरीके से है, वो एक तरीके की स्थिर है। फिर आती है आपकी स्वदेशीकरण। स्वदेशीकरण क्या होता है? सब एक प्रकार का हल्का हस्तक्षेप है जिसके विदेशी निवेश का नियंत्रण राष्ट्रीय स्वामित्व को किया जाता है ताकि फर्म की गतिविधियों राष्ट्रीय हित के अनुरूप हो सके। यह अधिग्रहण से ही मायने से भिन्न है। जैसे कि इसमें विदेशी ऑपरेटर की प्रचलन स्वतंत्रता पर धीरे धीरे अतिक्रमण किया जाता है। स्वदेशी फर्म द्वारा शुरू किया जा सकता है। स्वदेशी फर्म होती है जो अपनी खुद का निर्णय होता है। ठीक है, आज के लिए यही है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे की यूनिट के लिए मैं आपसे कल मिलती हूँ। कल आपको एक वीडियो मिल जाएगी। और ठीक है, बाय बाय। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे हैं या फिर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट